बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कोरोना वायरस, ताजिर बिरादरी मुश्किलात का शिकार, लॉकडाउन में नरमी, मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद, किस हद तक? कोरोना वायरस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल गैर फाल होता है? कोरोना वायरस के बारे में गलत फहमियाँ, हक़ाइक़ क्या? गुरबा और नादार अफराद की इमदाद में मुखैर हजरात और समाजी तंजीमों का किरदार, कोरोना वायरस मुस्तहिक अफराद तक बिला तफरीक इमदाद की तरसील कैसे? ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त कशमकश की सूरत हाल है और पूरी दुनिया ही कोरोना से निपटने के लिए कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस वबा से निपटा जा सकता है और तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर अवाम भी इससे मुतासर हो रहे हैं तो दीगर इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इससे मुतासर हैं, चाहे वो ताजिर बिरादरी हो, चाहे वो दफातर में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो हुकूमत में बैठे वज़रा हों या वो अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स हों। ताजिर बिरादरी के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें ज़बान ज़द आम है कि ताजिर बिरादरी की जानिब से यह कहा गया था कि उनके हालात ख़राब हो रहे हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा है, सरमायादार भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो ताजिर बिरादरी की जानिब से कहा गया था कि वो कारोबार खोलना चाहते हैं, उन्हें इजाज़त दी जाए और उन्होंने ये फैसला भी कर लिया था कि अगले दिन ही हम अपनी दुकानें खोल लेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस फैसले को मौखर कर दिया और सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी किए जाने लगे। अब पंजाब में जो ताजिर बिरादरी है वो भी ये बात करती नजर आ रही है कि वो भी अपने कारोबार को खोलना चाहते हैं ताकि उनकी नुकसान ना हो कारोबार का ज़्यादा। और अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मशरूत इजाज़त दे दी गई है और एक प्लान भी मुरतब किया गया है और इस प्लान के तहत सिंध में दुकानें और बाजार खोलने के लिए सूबाई हुकूमत ने प्लान तरतीब दिया है और माहीगीरी को भी मशरूत इजाज़त दे दी गई है। और ज़राए के मुताबिक जो अभी तक खबरें मौसूल हो चुकी हैं उसके मुताबिक सिंध हुकूमत ने ताजिर रहनुमाओं की मुशावरत से प्लान मुरतब किया है जिसमें कराची के तजारती मराकज़ और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबों का तयन किया गया और बुनियादी तौर पर कारोबार की नौयत के लिहाज से 13 सेक्टर्स को 3 दर्जों में तकसीम किया गया और हर दर्जे में शामिल शोबा हफ्ते में 2 रोज के लिए खोला जाएगा। इस प्लान के हवाले से तफसील से हम बात करेंगे कि ये प्लान क्या है और किस तरह से इस प्लान को तरतीब दिया गया है जो मशरूत इजाजत दी गई है। अब वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि ताजिर बिरादरी के साथ मुशावरत की गई है, ताजिर बिरादरी इस पर कितना मुत्तफिक है और अगर यह सिचुएशन इसी तरह से चलती है तो लॉकडाउन में नरमी तो है लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा ताजिर बिरादरी की जानिब से और जो छोटे तबके के लोग हैं यानी कि जिनके छोटे कारोबार हैं वो किस तरह से इन तमाम तर प्रिकॉशनरी मेजर्स पर अमल दरामद करेंगे। इस पर बात करेंगे। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, आप चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। अभी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से यह कहा भी गया आज कि मशरूत इजाज़त दे दी गई है, ताजिर बिरादरी से मुशावरत भी की गई है, एक प्लान तरतीब दिया गया है। तो इस प्लान के हवाले से जरा हमें बताएगा कि क्या प्लान है, किस तरह से दर्जाबंदी की गई है? बिलाशुबा ये एक मुश्किल फैसला है और जुर्रतमंदाना फैसला है, लेकिन ताजिर बिरादरी की मजबूरियों को देखते हुए, मुश्किलात को देखते हुए, बढ़ते हुए मसाइल को देखते हुए ये नागुज़ीर था। इसके अलावा कोई चारा कार भी नहीं था क्योंकि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो यकीनन तरक्की याफ्ता ममालिक से ख़तरे मुख्तलिफ है। कल 1 घंटे से ज़ायद इजलास पहले पहला जो सेशन था वो वज़ीर आला सिंध के साथ था जिसमें ताजिरों की तमाम तर मुश्किलात को सुनने के बाद, समझने के बाद वज़ीर आला ने फिर एक हतमी फैसला किया कि वो कराची की मार्केटों को अब खोलने के लिए आमादा है, लेकिन उसके लिए एक SOPs तैयार करनी होगी कि ये इतना बड़ा सेक्टर, क्योंकि कराची में तकरीबन 7 लाख के करीब छोटी बड़ी दुकानें हैं और मार्केटों की भी एक 700 के करीब, 650-700 के करीब मार्केटें हैं जो मरकजी दुकानें चीदा चीदा उसके अलावा हैं। इस शहर का खोलना यकीनन कोरोना वायरस के सिलसिले में जो इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के मामला चल रहे हैं एक मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि ये खुशअस्लूबी से हो जाएगा क्योंकि उसके फौरी बाद 2 कमेटियां बनी, एक हुकूमती सतह पे, एक ताजिरों की जानिब से। वो कमीशन उसी उसके तसलसल में, यानी जैसे ही इजलास खत्म हुआ तो अगला इजलास उसके 2 घंटे बाद कमिश्नर हाउस में हुआ जहाँ 2-3 वज़रा भी मौजूद थे जिन्होंने SOPs के लिए राय ली ताजिरों की। और जैसा भी आपने फरमाया कि मुख्तलिफ सेक्टर्स को मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ दिनों में, मुतबादिल दिनों में खोलने के बारे में एक बात हुई। तो ये इसका तरीका भी है क्योंकि कराची अगर एक दिन सारी मार्केटें खुल जाएं
तो 35 से 40 लाख जो खरीदार हैं या लोग हैं वो यकीनन बाजार में निकल आएंगे। अभी भी आप देखें कि सिवाय खूरदोनोश की दुकानों के जो कि 5 बजे तक खुली होती हैं, तो शहर के लाखों जो शहरी हैं वो बाहर होते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक मुश्किल प्रैक्टिस है और हम तो एहतियात करेंगे, लेकिन अवाम क्या करेगी मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल अब एक तरीक़ाकार तो बन चुका है और उस तरीक़ाकार के तहत इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ और मुतबादिल दिनों में मुख्तलिफ सेक्टर्स खुलेंगे। उसमें एक अच्छी बात यह है कि रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उन्हें एक साथ खुला, जैसे फर्नीचर की दुकानें अगर खुलती हैं तो उसके साथ हार्डवेयर की दुकानें भी खुलेगी, उसी के साथ टिम्बर मार्केट भी खुलेगी, उसके साथ जो फोम की दुकानें खुलेंगी, मैट्रेसेस की दुकानें। तो ये एक दिन एक सेक्टर उससे रिलेटेड तमाम जो शोबे हैं उनको खोला जाएगा। इसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं या दीगर हैं, ऑटोमोबाइल्स की दुकानें हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अब इस पर वर्क, कल मीटिंग खत्म हुई कमिश्नर ऑफिस के साथ, जैसा कि अगले इजलास का सेशन था, तो अब उस पर काम होना शुरू हुआ है। और ये काम एक अच्छी बात जो मैंने देखी कि वजीर आला ने अगला दिन नहीं दिया, उन्हें कहा ये एसओपीज आज ही तैयार करें। और वज़रा ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते के अवाइल में, आगाज में कोई दिन रख लें कि हम मार्केटों को ओपन करके कोई रास्ता निकालें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि मंगल बुध तक इसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये एक बड़ी खुशाइन बात होगी। कराची के शहरी जो घरों में बंद है, ताजिर जो मायूस कुन सूरत हाल से गुजार हैं, तो बड़ी मीर साहब, मुश्किलात। इन एसओपीज पर आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अमल दरामद मंगल तक मुमकिन हो जाएगा और प्लान भी बाकायदा तौर पर तरतीब दे दिया गया है, लेकिन इससे पहले जब हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे थे, कोई प्लान तरतीब नहीं दिया जा रहा था, उस तरह से मुशावरत नहीं की जा रही थी, तो तब ताजिर बिरादरी ये बात कर रही थी कि हम हड़ताल करेंगे अगर अमल दरामद नहीं होगा। तो अब इस पर तमाम लोग मुत्तफिक हैं, तमाम ताजिर बिरादरी मुत्तफिक है, अब तो हड़ताल नहीं की जाएगी। देखिए, वो एक फ्रस्ट्रेशन था, रियासत के सामने ताजिर कहाँ खड़े होंगे, ताजिर कोई बागियाना अज़ाइम नहीं रखते। ये एक अपनी बेचैनी का मैसेज पहुंचाना मकसूद था। वो हमारे कुछ साथियों ने वो मैसेज दिया गवर्नमेंट को कि हम फिर जबरदस्ती खोल लेंगे। अच्छा, उसका एक वो जो टेम्परामेंट है, मैंने जो देखा वो वाकई वो नहीं था ताजिरों के अंदर, इसलिए कि लोग आमादा भी थे। और कितने फोन मुझे आए, और हैरत की बात है मुल्क के दीगर शहरों से ताजिर पूछ रहे थे कि भाई हम भी फिर कल से 12-15 तारीख से कारोबार खोल दें, क्या कहते हैं आप लोग। तो उससे मैंने महसूस किया कि वाकई लोग इतने परेशान हैं। जब कोरोना की शिद्दत आई तो लोग सब कुछ भूल के घरों में बंद हो गए, लेकिन जब भूख की शिद्दत आई, जब मंदी आई, जब पसंदाज किया हुआ पैसा खर्च होना शुरू हुआ, जब गुर्बत नजर आने लगी, जब मुश्किलात सर पे आ गई, तो फिर कोरोना भूल गया और ये इस बात की फिक्र हो गई कि अब कैसे दिन गुजरेंगे, अब कैसे। मीर साहब, ये सूरत हाल तो पूरे मुल्क में है। अच्छा, सिंध में तो ये फैसला सामने आया है, लेकिन जैसे पंजाब में भी ये बात हो रही थी कि ताजिर बिरादरी ये तस्करा कर रही है, ये मुतालबा कर रही है कि हमें भी कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए, तो बाकी सूबों में भी सिचुएशन होगी, वहां पर भी इस तरह से मुशावरत चल रही है। देखिए, इसमें वफाकी हुकूमत का तो शुरू से ही ये इस बात पे कंसर्न है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन ना करे। सूबा सिंध का भी इख्तलाफ यही था कि सूरत हाल खराब होगी, हम नहीं समझते कि लॉकडाउन को नरम किया जाए। तो ये एक वफाक के साथ इख्तलाफ शिद्दत पकड़ गया था, आपको अंदाजा है मुकम्मल तौर पे। तो उसमें कुछ मैं देख रहा हूं कि इत्तिफाक राय पैदा हुआ, इसलिए नहीं कि दोनों हुकूमतों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग कायम हुई है, बल्कि ताजिरों की बढ़ती हुई बेचैनी को महसूस करते हुए हुकूमत सिंध ने भी आखिरकार आमादगी का इजहार किया कि इस पेश पे आना चाहिए। हालांकि हुकूमत सिंध का ये नजरिया गलत नहीं है कि हम ये भी डरते हैं कि कराची जो कि इंटरनेशनल सिटी है, मईशत का हब है, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, मार्केटों का एक बहुत बहुत बड़ी तादाद है मार्केटों।
ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे यहाँ फिर वायरस की सूरत हाल खराब अच्छा, हो। इन केस हमारे खुदा ना खास्ता मीर साहब अगर वायरस फिर से उस तरह से तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, लॉकडाउन में सख्ती कर दी जाती है, तो फिर ये जो प्लान तरतीब दिया गया है, ये जो दर्जाबंदी की गई है, फिर ये प्लान मनसूख कर दिया जाएगा, फिर ताजिर बिरादरी फिर से दुकानें बंद करना पड़ेंगी, या लॉकडाउन में अगर नरमी हो या सख्ती हो, इसी प्लान के तहत इसी तरह से कारोबार चलेंगे? देखिए, मैं आपको वो जो मेरी सोच के ताजिर हैं, चाहे वो कराची में या कराची से बाहर है, वो हुकूमत के साथ इस मामले में तो एक पेज पर है कि पहले हमें कोरोना से बचना है, उसके बाद रोजी रोजगार है, उसके बाद कारोबार है। चूंकि इस वक्त अल्लाह पाक ने हमें एक मौका ये दिया है कि पाकिस्तान में कोरोना की वो सूरत हाल नहीं है जो आज हम यूरोप में देख रहे हैं। क्योंकि वहां भी इब्तिदा में बेहतरी थी, बाद में वो मामला खराब हुआ। लेकिन मैं अपने ताजिर बरादरी से ये भी कहता हूँ कि अगर हुकूमत ने कुछ हमें एक स्पेस दी है, कुछ लचक दिखाई है, और हुकूमत चाहती है कि हम कारोबार करें, तो इसमें हमारा भी मुफाद है। अगर हमने SOPs की खिलाफ वर्जी की, हमने एहतियात का दामन छोड़ दिया, हमने वायरस में इजाफे के तहत कुछ ऐसी गलतियां की कि हुकूमत ने फिर ये फैसला वापस ले लिया, तो नुकसान तो फिर हमारा है, ठीक कारोबार तो है फिर मीर हमारा साहब, मेरा फाइनल क्वेश्चन कि एसओपीज पर अमल दरामद को किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा, क्योंकि बड़े लेवल के जो ताजिर हैं, जो दुकानें हैं, वहां पर तो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सकेगा, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं, किरियाना हो गया, मर्चेंट हो गया, ये जो छोटी दुकानें, वहां पर तो आवाम का रश रहता है, वहां पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किस तरह से मुमकिन बनाएंगे आप? देखिए, छोटी दुकानों में बास जगह पर तो पॉसिबल नहीं है। आप देखें, मिसाल के तौर पे गोश्त की दुकान पर आप झुमघटा देखें लोगों का, वहां कोई सैनिटाइजर नहीं है और कोई मास्क नहीं है। इसी तरह आप दूध की दुकानों पर लाइनें लगती हैं, कोई सैनिटाइजर नहीं है। इसी तरह ग्रोसरी की दुकानों पर, मैं अभी एक सुपर स्टोर से होके आया हूँ, ठीक। भरा हुआ था और बंदे से बंदा वहां बिल्कुल जुड़ा हुआ था। तो मैं ये सोच रहा था कि हम लोग तो फिर आजाद माहौल में कारोबार करते हैं। हमारे तो खरीदार भी, अगर 2 या 3 मुलाजमीन हैं एक औसतन हर दुकान पे, ठीक। तो खरीदार भी इसी तरह होते हैं, 2 या 3 की तादाद में ही आते हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम फासला बरकरार रख सकें। हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम एहतियात के दीगर तकाजे पूरे कर सकें, फासला सिवाय बरकरार उन रखना दुकानों ज़रूरी के। होगा और इस चीज़ को मुमकिन बनाना ज़रूरी है, यकीन दहानी कराना ज़रूरी है कि अवाम अपने दरमियान फासला ज़रूर रखें अगर वो दुकानों पर भी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे और चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद हैं, और सिंध हुकूमत के साथ प्लान तरतीब दे दिया गया है। प्लान के तहत पहले दर्जे में 4, दूसरे में 4 और तीसरे दर्जे में 5 शोबे शामिल हैं। बाजार और दुकानें दिन में 8 घंटे के लिए खोले जाएंगे, जबकि किरियाना, मुर्गी और गोश्त की दुकानें और बेकरियां हफ्ते में 2 रोज़ बंद रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सिर्फ दूध, सब्जी, फल की दुकान और मेडिकल स्टोर्स को पूरा हफ्ता खुला रहने की इजाजत होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर लॉकडाउन में सख्ती होती है तो फिर यह प्लान मनसूख भी हो सकता है, और तमाम तर ताजिर बिरादरी इस पर मुत्तफिक है और दुकानें खोली जाएंगी और तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद भी मुमकिन बनाया जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और कोरोना वायरस अगर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है तो फिर सिचुएशन क्या होती है, और खासतौर पर जो गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आप इससे बच सकते हैं, अगर आपको कोरोना हो गया तो आप ये करें तो इससे आप मुतासिर नहीं होंगे, ये जो एक मिथ है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और तिबी राय क्या है, इस पर हम राय लेंगे डॉक्टर से। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और कोरोना की वजह से हमेशा से ये होता रहा है, जब भी कोई इस तरह की वबा फैलती है तो 2 तरह के तासुरात सामने आते हैं सोसाइटी में, और इस तरह से मिथ भी आने लग जाती हैं, गलत फहमियाँ भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब जिस तरह से कोरोना है तो कोरोना के हवाले से भी बहुत सारी गलत फहमियाँ शुरू से पैदा की जाती रही, और अभी तक इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी मैसेजेस चल रहे हैं। इवन के बहुत सारी जगहों पर इस हवाले से सोसाइटी में बैठकर भी लोग इसी तरह से मिथ क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं। जैसे पहले कहा गया कि गर्मी की शिद्दत की वजह से कोरोना जो है वो मर जाता है, कोरोना से मुतासिर नहीं होते। इस तरह से कहा जाता रहा कि लोग घरों में अगर ये चीज का इस्तेमाल करेंगे, लहसुन का इस्तेमाल करें, ब्लो ड्रायर की हीट लें, तो आप कोरोना से मुतासिर नहीं हो सकते। तो हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि ये जो तमाम तर सवालात हैं, ये जो गलत फहमियां पैदा की जाती हैं, इसकी वजह से कितने ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और खास तौर पर जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, लॉकडाउन में नरमी के साथ जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है। अगर टेस्टिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और उसके बाद अगर हम रैंडम टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ टारगेटेड टेस्ट करेंगे, तो फिर कितने ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। और जिस तरह से
आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कहा कि जब से कोरोना से पाकिस्तान मुतासिर हुआ है उसके बाद से ये पहली बार है कि 24 घंटे में 8 हलाकतें हुई हैं। और इसके बाद भी बहुत सारे सवालात हैं कि जो शख्स कोरोना से मुतासिर होने के बाद जाँ बहक हो जाता है तो उससे ये वायरस किस तरह से फैल सकता है, फैल भी सकता है या नहीं फैल सकता। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी पीएम में डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, मेरे पास वक्त कम था नहीं तो मैं इनकी डिटेल में बताता। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो जितनी भी गलत फहमियां हैं, इन गलत फहमियों की वजह से कितना ज्यादा खौफ फैल रहा है और क्या वाकईतन ये तमाम चीजें गलत हैं या कुछ इनमें से दुरुस्त भी हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि जो चीज साइंटिफिकली प्रूवन है मेरे ख्याल में उसी को एडॉप्ट करना चाहिए। इसमें कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक ये चीज जरूर है कि चूंकि ये 3 से 4 महीने पुरानी बीमारी है, इसलिए इसमें बहुत सारी बातें रोजाना सीखने को मिल रही हैं और समझने को मिल रही हैं हमें। लिहाजा हमें वो चीज करनी चाहिए जो हमने दूसरी जगहों पे देखा है और जो हमारे साथ हमें जो उसका रिजल्ट मिल रहा है, हमें वो चीज इस बीमारी से बचाव के लिए करनी चाहिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए करनी चाहिए। जो बातें आपने बताई हैं ये यकीनन सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही हैं। मुझे बहस से डॉक्टर के बहुत सारे जो नॉन डॉक्टर्स हैं वो भी हमें मशवरा देते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये क्यों नहीं कहते और ऐसा कह दें वैसा कह दें। तो लेकिन मैं मजबूर होता हूँ, मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं कि चूंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, इस तरह की कोई चीज साबित नहीं हुई है कि इस तरह करने से कोरोना खत्म हो जाएगा या किसी भी तरीके से जो बातें हो रही हैं कि धूप ज्यादा होगी या गर्मी ज्यादा बढ़ेगी या आप लेमू या फला जो भी चीजें हैं वो मैं समझता हूं कि आप करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सारा का सारा अगर आप उस पर डिपेंड कर लेंगे कि जी आज हमने ये काम कर लिया तो मैं कोरोना से बच जाऊंगा, ये चीज ये थिंकिंग करना या एक्सेप्ट करना ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी इस पर भी वाज़ेह कीजिएगा कि कोरोना वायरस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गैर फाल हो सकता है? देखिए, इस पर अभी तक कोई प्रूवन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो आदमी खांस रहा है, छींक रहा है, कोरोना का पेशेंट है वो, और उसकी छींकने खांसने से या बोलने से जो चीज निकलती है मुंह के जरिए वो नीचे कहीं टेबल पे या रोड के ऊपर भी कोई चीज है, अगर उसमें गर्मी में है वो, तो वो शायद गर्मी की तपिश से अगर 40 या 40 से ऊपर जाता है तो वो 2-3 घंटे के बाद शायद वो अपना असर खत्म हो जाए उसका, क्योंकि ये वायरस जो है ये लिविंग वायरस है। ये जिंदगी में रहता है, जानवरों में या इंसानों के अंदर जहां सेल एक्टिव होते हैं वहां ये रहता है। तो लिहाजा ये कहना कि गर्मी से ये मर जाएगा ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज के जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स थे या मुख्तलिफ जगहों पर जो टेस्टिंग की जा रही है, लोगों को रैंडम टेस्ट किया जाता है, आने जाने वालों को वो थर्मल स्कैनर के जरिए टेस्ट किया जाता है, लेकिन थर्मल स्कैनर से तो सिर्फ बुखार का पता लगाया जा सकता है मेरी नाकिस राय के मुताबिक। कोरोना वायरस के चेक करने के लिए फिर क्यों थर्मल स्कैनर को इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये चीज बिल्कुल एयरपोर्ट पे या जितने भी एंट्री पॉइंट है वहां पे लगाए जाते हैं ताकि आप स्क्रीन आउट कर लें लोगों को कि जरा सा भी उसमें कोई टेम्परेचर बुखार है या आदमी किसी को नजला जुकाम खांसी है तो वो आपको नजर आ जाएगा। वो जो आदमी असेस कर रहा है इस चीज को कि हाँ भाई ये सामने से एक आदमी आ रहा है, ये मुस्तकिल खांस रहा है या छींक रहा है, तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। या किसी को 98.4 उसी के पेश नजर फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाती हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना से जो हलाकतें हो रही हैं, जो शख्स हलाक होते हैं, हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी देखते हैं कि उनसे भी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन इख्तियार की जाती है, थोड़ा सा सेपरेशन इख्तियार की जाती है। जो शख्स जाँ बहक हो गए उनके उस शख्स के अंदर कितनी देर तक कोरोना जिंदा रहता है और क्या जाँ बहक शख्स से भी कोरोना मुंतकिल हो सकता है किसी और को? देखिए, ये भी WHO के थ्रू हमें ये पता लगा है और उसी के तहत हम ये कहते हैं कि जो डेड बॉडी है जो इंतकाल कर गया है उसके जिस्म से अगर आप टच करते हैं तो उसके जिस्म से के किसी हिस्से पर भी जो है वो ये कोरोना का वायरस होगा और आपको लग सकता है। लिहाजा तो कहा यह जाता है कि उसके जब आप उसको नहलाते हैं तो वो पानी से उड़ के आपके ऊपर लग सकता है, आपकी आंखों को लग सकता है। तो लिहाजा वो तमाम लिबास जो कि जिसकी हम डॉक्टर बात कर रहे हैं वो उसी तरह का लिबास होता है, वो पूरा ऊपर सर से लेके पांव तक जो है वो कवर होता है, आंखें भी छुपी हुई होती हैं
ताकि वो जब उसको गुस्ल दे रहे होते हैं तो उसमें शुबा ना रहे कि वो उसके पानी जो है उसका छींटा उसकी आंख में चला जाए, नाक में चला जाए, तो उससे वो इन्फेक्ट हो सकता है वो शख्स। इसी तरह से ये कहा जाता है कि जी वो किसी तरीके से जब आप उसको आप अगर किसी को शख्स को दिखाएंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर किया जाता है कि आप दिखाएंगे तो हो सकता है कि शायद उसको ठीक है। जरासीम लग अच्छा जाए। डॉक्टर साहब, एक्सपेक्टेड सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह से लॉकडाउन में नरमी तो की गई लेकिन टेस्टिंग कैपेसिटी कम हो गई है और टारगेटेड टेस्ट हो रहे हैं, रैंडम टेस्ट नहीं हो रहे, और इमरान खान साहब भी कहते नजर आ रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ द मे बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है। आपको क्या लगता है लॉकडाउन में नरमी से और ये टेस्ट कैपेसिटी कम होने से सिचुएशन मजीद सीवियर होगी? देखिए, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में हम बहुत ज्यादा परेशानी में हैं और उसकी वजह आपको बता देते हैं। लोगों को भी परेशान होना चाहिए कि अब तक जो लॉकडाउन हुआ है सबसे ज्यादा अच्छा जो है सिंध गवर्नमेंट ने किया था, और अब शायद पता नहीं वो खुद भी किसी दबाव में आकर वो लॉकडाउन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन तो सही मानों में हुआ ही नहीं है। जो वुहान में शहर जो हमारे पास मॉडल है चाइना का, वो अब जो सूरत हाल है वो खासकर जो इमरान खान साहब की आपने बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि उन्होंने लॉकडाउन को कहा है कि रिलैक्स करने के लिए, और जो गरीब आवाम है वो भूख से मर जाएगा, वो बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन उसके लिए हुकूमत की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि लॉकडाउन सख्त किया जाए और जो लोग भूखे ना मरे उनको राशन भी प्रॉपर तरीके से दिया जाए, क्योंकि हमारी हुक्मरान जो है वो तैयार नहीं है और ना ही ये काम कर सके। तो उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को रिलैक्स करो। लेकिन साथ ही हमें परेशानी इस बात की है कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि 15 से 20 मई जो है वो अस्पतालों में रश होगा। लॉकडाउन में नरमी के साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स पर अमल दरामद भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जनरल सेक्रेटरी पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। लॉकडाउन में नरमी तो की गई है लेकिन उसके साथ साथ तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है और टारगेटेड टेस्ट की बजाय रैंडम टेस्ट करना जरूरी है ताकि ये जो कोरोना वायरस मजीद फैल रहा है उसको रोका जा सके, ताकि तशखीस हो सके। और साथ ही साथ ये जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, इन गलत फहमियों से गुरेज किया जाए और साइंटिफिकली जब तक कुछ प्रूव नहीं है तब तक पर अमल दरामद भी ना किया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और जो लोग घरों पर हैं महफूज हैं, लेकिन महफूज होने के साथ साथ खुराक बहुत ज्यादा जरूरी है, तो राशन की तकसीम किस तरह से मुमकिन बनाई जा रही है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और लॉकडाउन की सूरत हाल पर हमने तफसील से बात की, मेडिकली क्या हो सकता है, इसके अलावा ताजिर बिरादरी को किन मुश्किलात का सामना है इस पर भी बात की, लेकिन साथ ही साथ आवाम को जिन मुश्किलात का सामना है उस पर हम बात करते आए हैं और आगे भी अगर सूरत हाल सीवियर होती है तो बात करना इस पर ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एक आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि तमाम ममालिक में हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं, आवाम को रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है और आवाम को उनके घर के दरवाजे तक राशन पहुँचाने का तमाम हुकूमतों की जानिब से वादा भी किया गया है। और पाकिस्तान में सूबाई सतह पर भी इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, हुकूमती सतह पर वफाकी लेवल पर भी इस हवाले से ऐलानात किए गए, एहसास प्रोग्राम का आगाज किया गया, टाइगर फोर्स के हवाले से बातें हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने तय इमदाद भी कर रहे हैं, राशन की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। वो लोग जो वाइट कॉलर पीपल हैं उनको राशन फराहम किया जा रहा है और बहुत सारी समाजी तंजीमें हैं जो इस हवाले से अहम किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से यह कहा गया था कि तमाम तर समाजी तंजीमें जो इमदाद करना चाहती हैं, लोगों तक राशन पहुंचाना चाहती हैं, वो पहुंचा सकती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें रजिस्टर करना जरूरी होगा। और इसी के साथ बहुत सारी समाजी तंजीमें जो काम कर भी रही हैं, मुखैर हजरात अपने ताई अपने जानने वाले लोगों को भी इस हवाले से राशन फराहम कर रहे हैं, इमदाद फराहम कर रहे हैं। और अगर सूरत हाल तशवीशनाक हो जाती है तो क्या इसी तरह से यह सिलसिला जारी रहेगा? इसी तरह से फंड जैसे पहले मुख्तस किए गए ये तो कम हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। और इमदाद फराहम करने के साथ साथ वो इलाके जहां तक कोई इमदाद नहीं पहुंच सकती, खासतौर पर दूर दराज इलाके हैं जो कि गुंजान आबाद इलाके से बहुत ज्यादा दूर हैं, उन लोगों तक किस तरह से राशन पहुंचाया जा रहा है। समाजी तंजीम के रहनुमा है, समाजी रहनुमा सेनेटर तलहा महमूद साहब वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मोहम्मद तलहा फाउंडेशन भी चला रहे हैं। इस हवाले से उनसे तफसील से बात करते हैं कि समाजी तंजीमें किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी तंजीम किस तरह से काम कर रही है, क्या मैकेनिज्म है। बहुत शुक्रिया तलहा महमूद साहब आपके वक्त का। तलहा साहब, सबसे पहले तो यह बताइएगा कि वो इलाके जहां पर राशन नहीं पहुंच सकता, जहां पर जो हुकूमत के लोग हैं जो इमदाद नहीं फराहम कर सकते, वो लोग जो एहसास
पास प्रोग्राम में भी रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन वो मुस्तहिक हैं, आप उन लोगों को किस तरह से राशन पहुंचा रहे हैं और कोई टारगेट फिक्स किया गया कि इतने टारगेटेड लोगों को आप राशन पहुंचाएंगे और कितने लोगों को इमदाद दी जा चुकी है? जी, बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ा एक अहम सवाल किया है। इस वक्त ये बातें तो हो रही हैं कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो कुछ राशन और अमाउंट्स वगैरह पहुँचाने की कोशिश की जा रही है आवाम में, लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि ये हर जगह तक पहुँच सके। बहरहाल जब जिस तारीख से ये लॉकडाउन और ये मामला शुरू हुए हैं मार्च स्टार्ट से, हमारा ऑपरेशन उसी वक्त स्टार्ट हो चुका था कि मैं उस वक्त महसूस कर चुका था कि जो सबसे बड़ा मसला लोगों को आएगा वो सबसे ज्यादा राशन का आएगा कि खाने पीने की अशिया जो है उनको उनके पास उसकी अवेलेबिलिटी किस तरह हो। उसके लिए हमारा जो ऑलरेडी हमारा नेटवर्क है और हम अरसे दराज से इसमें काम कर रहे हैं। हमारे तो खैर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चलते हैं, जेज का प्रोग्राम है, एजुकेशन का प्रोग्राम है, हेल्थ का प्रोग्राम है, प्री मेडिकल कैंप्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमारा पूरे साल के अंदर जो है प्रोग्राम चलता रहता है। लेकिन हमने सारे प्रोग्राम जो है फिलहाल रोक कर राशन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इस पर अपने लोगों को एक्टिवेट किया। इसमें हमारी तकरीबन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कमेटीज बनी हुई हैं वो तकरीबन 150 है, क्योंकि ये हम साल साल से काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मुख्तलिफ औकात में राशन भी जाता है और भी चीजें जाती हैं, रमजान पैकेज का भी सिलसिला होता है। इसमें सिर्फ हरिपुर के अंदर कुछ 150-200 के करीब कमेटीज हैं जो हर यूनियन काउंसिल हर विलेज लेवल पर हमारी बनी हुई है। इसके बाद आगे अगर आप चलते हैं तो उसमें वेलिया है, एबटाबाद है, मानसेरा है, बटग्राम है, थाकोट है, अलाई है, बशाम है, शांगला है, कोहिस्तान है, चल्लास है, गिलगित बल्तिस्तान है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमारा नेटवर्क जो है वो काफी स्ट्रांग भी है और हम इसके ऊपर काफी बहुत अरसे से साल से हम हमारा यहाँ पे वर्किंग जो है वो चल रही है। उसमें हसन अब्दाल टेक्सला भी है। तो हमने इस दफा ये सिलसिला किया कि फौरी तौर पे अपनी सारी कमेटीज को एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास लिस्टें भी मौजूद थी, हमें मालूमात थी कि कौन से गरीब लोग हैं, मजदूर तबका लोग कौन से हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार घरों पे रह रहे हैं। तो उस पर हमने फौरी तौर पर राशन की फराहमी का सिलसिला, लेकिन इस दफा हमारे लिए एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था कि सोशल डिस्टेंस। पहले तो हमारा ये होता था कि हमने 200, लोगों को इकट्ठा किया, एक ही जगह पे राशन तकसीम कर दिया या इस तरह का काम। लेकिन इस दफा हम इस तरह का काम नहीं कर सकते थे, लिहाजा हमने इसको विलेज लेवल पर हम चले गए, गांव देहात लेवल पे। एक गांव के अंदर हमने किया कि ठीक है आप अपनी लिस्टें तैयार करें अपने लोगों को, और गांव के अंदर जो लोग होते हैं उनको एक दूसरे का सबका पता होता है। हमारे लोगों एक टाइम सेट कर लिया, हमारे लोग सुबह वहां पर पहुंच गए। उसमें हमने जो लोग आ सकते थे 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 करके 10-10 करके डिस्टेंस के साथ, खुला इलाका है वहां पे, तो हमने 50-50, 25-25 लोगों का भी कर दिया जो 10-10, 15-15, 20-20 फुट के फासले पर बैठे हुए थे और उनके लिए हमने कर दिया। और जहां पर और उसके साथ साथ हमने घरों तक भी पहुंचा दिया। और इसके साथ हमने एक दूसरा काम ये किया कि हमने लिस्टें बनाने के बाद जहां पर इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी उन सबको हमने टोकन इशू कर दिए और एक गोदाम किसी जगह पे हमने ले लिया, किसी का घर है या किसी का कोई शॉप है, वहां पे हमने सामान रखवा दिया और टोकन तकसीम कर दिए और उन सबको कहा कि आप इजी होके 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में आप लोग आए और अपना सामान जो है उठा के ले जाए। तो अच्छा तला महबूब साहब, एक और चीज वाजे कीजिएगा कि फूड पैकेज तो दिया जा रहा है, लेकिन क्या फूड पैकेज के साथ साथ दीगर जरूरियात पूरी करने के लिए कोई रकम भी दी जा रही है? और अगर ये सिचुएशन इसी तरह से तौसी इख्तियार कर दी जाती है, लॉकडाउन में तौसी कर दी जाती है, तो कि राशन की कितनी क्वांटिटी है कि कुछ वक्त के बाद अगर राशन खत्म हो जाता है तो दोबारा फिर यही सिलसिला होगा, जो लोग पहले राशन ले चुके हैं उनको दोबारा भी फराहमी की जाएगी? जी, बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बात की है। सबसे पहली बात ये कि मैंने इसके अंदर जो सोचा वो ये सोचा कि हम आटा नहीं देंगे बल्कि हम चावल देंगे
और चावल भी हम 20 किलो की एक बोरी देंगे, ताकि ये चावल जो है ये आटे से ज्यादा चलता है, यानी एक खानदान के लिए जो है उसके अंदर। फिर इसमें हमारी कुछ दालें भी, घी वगैरह, ये सारी चीजें मिल मिला के मेरा अंदाजा था कि ये मिनिमम एक एवरेज फैमिली जो है वो कोई महीना 1.5 महीना आराम से इसके अंदर जिंदा तो रह सकती है ना, खाना तो उसको मिल जाएगा। आटे के हवाले से मेरे जहन में एक सोच ये भी थी कि लोगों के गांव देहातों में थोड़ा बहुत लोग जो है गंदम की फसल लगाते हैं, तो आगे फसल कट रही है तो वहां से उनको गंदम भी मिल जाएगी। अब जो आपने दूसरी बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अगर ये सामान जो है ये तकसीम हो जाता है तो इसकी भी एक टाइम लिमिट होगी ना, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ये खत्म हो जाएगा, इसका मतलब उसको फिर रिपीट चाहिए होगा। उसके लिए भी हमारे जहन में प्रोग्राम है कि अगर रिपीट के लिए हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें नहीं पता ये लॉकडाउन जो है ये कब खत्म होगा, क्या या ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या दोबारा लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा हालात के हवाले से, तो उसके लिए भी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ जगहों पे इस पूरे 1.5 महीने के अंदर हमने जो है हर तरफ अपना नेटवर्क जो है वो बना चुके हैं। इस वक्त कोहिस्तान में मेरे लोग बैठे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हैं, हजारा डिवीजन के अंदर बैठे हैं। फिर हमने इसके साथ साथ एक काम ये किया कि हम इस डिवीजन से हट के डेरा इस्माइल खान में भी हमारी तकसीम हो रही है, हमारी ननकाना शरीफ से मेरे पास टेलीफोन आए, मैंने वहां पे भी भिजवा दिया, अभी डेरा गाजी खान में भी हमारी इस वक्त तो तला वर्किंग साहब, हो ये रही है। वो तमाम तर इलाके हैं जहां पर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है, आप बहुत अरसे से वहां पर काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाके हो गए, हज़ारा डिवीज़न हो गया, डेरा इस्माइल खान हो गया, लेकिन जनूबी पंजाब या दीगर जो सूबे हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान के बहुत सारे पसमानदा इलाके हैं, क्या उस तरफ भी राशन की तकसीम आपकी जी तंजीम के थ्रू जारी है या वहां पर वहां की तंजीमें काम कर रही हैं? नहीं नहीं, जो तंजीमें वहां पर कर रही हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इस चूंकि हम ताल्लुकात हमारे हर तरफ हैं, उसमें हमारे दो से बात जो है उनकी भी ख्वाहिश है कि जहाँ पे करें। जिस तरह आपने बलूचिस्तान का नाम दिया, इसमें इस वक्त हमारी वर्किंग कोयटा के मवाजात के जो उसके नवाही इलाकात हैं वहां पर भी इस वक्त हो रही है, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अगले कुछ दिन में ही वहां पर भी हमारा ट्रक जो है वहां जाने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ खारान का इलाका है, वहां पर भी। फिर जैसा मैंने अभी डेरा गाजी खान का जिक्र किया कि इस वक्त डेरा गाजी खान में वर्किंग हो रही है, वहां पे भी हमारा सामान जाएगा। और इस चीज से बादियो नजर कि कौन किस फिरके से ताल्लुक रखता है, कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है। ननकाना शरीफ में सिखों ने मेरे से रब्ता किया, मैंने वहां भी भिजवाया। कल मैं एक क्रिश्चियन बस्ती में गया था, मैंने वहां पर जाकर खुद तकसीम की है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो इस वक्त इंसानियत है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, इसके लिए हम अपनी कोई सर्विसेज दे सकें, अपनी कोई खिदमत कर सकें। और इसमें मैं बड़ा मशहूर हूँ अपने लोगों का कि जिन्होंने, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने रात देखा है, रात देखी है ना दिन देखा है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इस वक्त ये लोग जो है कम नींद कर रहे हैं, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी तकसीम जो है डेली बहुत सारी जगहों पे मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है वो कंटिन्यूटी के साथ हो रही है। इस वक्त भी हमारे ट्रक लोड हो रहे हैं गिलगित के लिए। कल मैंने कोहिस्तान और सामान भिजवाया, तकरीबन 1200 पैकेज मैंने भिजवाया, 2 ट्रक गए हैं। और आज भी 2 ट्रक 1200 पैकेज का जो है गिलगित बल्तिस्तान जा रहा है। इससे पहले भी मैं 1000 पैकेज भिजवा चुका हूँ गिलगित बल्तिस्तान में। कोहिस्तान की मैं 1000 पैकेज भिजवा चुका हूँ। और अभी मेरे हिसाब से 5-6 हजार 7 हजार सिर्फ कोहिस्तान के लिए चाहिए होगा, फिर चल्लास के लिए चाहिए होगा। जब हम इसकी सारी क्वांटिटी देखते हैं तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी बनती है। और इस क्वांटिटी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वांटिटी जो है पूरी हो जाए। लेकिन एक चीज का मुझे बड़ा अफसोस है, वो इस चीज का अफसोस है कि ये मौका होता है कि इस मौके के ऊपर हम अपनी एक यकजहती और एक इत्तेफाक शो करें और हर एक के साथ रियायत का सलूक करें। इस वक्त हमें जो प्रॉब्लम फेस आ रहा है वो ट्रकों के किराए जो है वो भी बढ़ गए। इसके साथ साथ जो सामान हमें मिलता था पहले जिन रेटों पे, उससे में भी उन्होंने 20%, 15%, 25% प्राइसेस बढ़ा दी है। हालांकि ये भी पता है कि ये माल सारा या सामान जो है ये सारा तकसीम हो रहा है, मुफ्त में लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई इकदाम करना चाहिए।
अगर गवर्नमेंट ये कहे कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्यार प्राइस मोहब्बत कंट्रोल के कमेटियों को फाल करने की जरूरत है ताकि प्राइसेस को जी, रेगुलेट किया जा प्राइस सके। अच्छा तला कंट्रोल महमूद हो। साहब, एक और पॉइंट बहुत अहम है। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम का आगाज किया और एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में रकम तकसीम की जा रही है। 12,000 रुपए रकम है जो मुस्तहकीन को दी जा रही है, लेकिन आप जो राशन फ्राहम करते हैं, अगर वो शख्स एहसास प्रोग्राम के तहत वो रकम वसूल कर चुका है तो फिर भी उसको राशन दिया जाता है या उससे वो फिर राशन से मुस्तस्ना है? देखिए, इसके अंदर तो इस वक्त हम इतनी डिटेल और डेप्थ में जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हजारों के हिसाब से तकसीम हो रही है। हमने ये डिस्क्रिशन जो है अपनी कमेटियों के ऊपर छोड़ी हुई है। वैसे मैं आपस की बात है, मैं अगर जनरल एक बात करूं, आजकल 12,000 रुपए की वैल्यू क्या है, और 12,000 अगर आ भी जाएंगे तो 12,000 चलेंगे कितना अर्सा। आजकल अब महीने की जो मजदूर की या गवर्नमेंट ने जो फिक्स की हुई है, वो भी इससे बहुत ज्यादा रकम है कि इतनी कम से कम सैलरी लोगों की होनी चाहिए किसी मजदूर की। तो इतनी रकम के साथ क्या आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल एक कंट्रीब्यूशन जो है वो जरूर है। ये हमने डिस्क्रिप्शन अपनी कमेटियों पे छोड़ी हुई है, और हमारी कमेटियां जो है उसको तकसीम कर रही हैं। और इसमें अगर वो 12,000 वाला भी आता है तो मुझे तो कम अज कम कोई एतराज नहीं है। अगर 12,000 के साथ उसको राशन भी मिलता है तो चलो, एक महीना उस 15 दिन उसके मजीद एक्सटेंड हो जाएंगे, उसको उसी तरह उसके घर 12,000 रुपए भी जाना तला पड़ेगा। महमूद साहब उसी तरह से हैं जिस तरह से राशन है। जिस तरह से राशन एक मुद्दत के बाद खत्म हो जाएगा, उस तरह से 12,000 भी खत्म हो जाएंगे। हुकूमत को भी इस हवाले से दोबारा से गौर करना पड़ेगा कि मजीद रकम देनी पड़ेगी मुस्तहकीन को। लेकिन एक और चीज़, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने अपनी तमाम तर कमेटियों पर यह जिम्मेदारी आयद कर दी है और वही इसको बेहतर तरीके से सर अंजाम भी दे रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को किस तरह से मुमकिन बनाया जा रहा है कि राशन उन्हीं लोगों तक ही पहुंचे जो वाकईतन मुस्तहिक हैं? ये बड़ी 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 जबरदस्त आपने बात की है। इस चीज को हम यकीनी बनाते हैं, और इसका तरीका ये है कि जो मेरा टोकन है उस पे नाम, बल्दियत, आइडेंटिटी कार्ड और फोन नंबर है। और मेरी एक ऑडिट टीम बैठी है इस वक्त इस्लामाबाद में, और वो यहाँ से वेरिफिकेशन करते हैं, जो लिस्टें आ रही हैं उन लिस्टों को चेक करते हैं, और उसमें एटरंटम वो टेलीफोन करके मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं। मेरे पास अभी एक वीडियो आई है जो एक साहब से उन्होंने मेरे ऑडिट डिपार्टमेंट ने पूछा कि आपको सामान मिला है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट में आपका नाम मौजूद है। तो उन साहब ने कहा नहीं, मुझे नहीं मिला है, आटा नहीं मिला है। तो जब उसने ये कहा तो मैंने अपनी टीम उसके पास भिजवा दी, वीडियो मौजूद है। जब उसे पूछा गया कि यार आपको सामान नहीं मिला है, उसने कहा नहीं, सामान तो चावल मिले हैं। उसने कहा हाँ जी मिले हैं। जी मिला है, हाँ जी मिला है। दालें मिली हैं, हाँ जी मिला है। फिर क्या नहीं मिला है? उसने कहा कि आटा नहीं मिला है। मैंने कहा आटा तो हमने आपको भिजवाया ही नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि इतना सख्त निजाम है कि जिससे बाकियों के ऊपर भी एक मैसेज जा रहा है कि अगर इसके अंदर कोई वो गड़बड़ होगी तो हमें इमीडिएट उसका रिस्पांस आएगा। इसके साथ साथ जो हमारी कमेटीज हैं, वो कमेटी जो हमें चीजें भिजवा रही है या हमारे पास डिटेल तफसीलात भिजवा रही है, और हमारे लोग जाके जब तकसीम करते हैं तो उनकी भी ड्यूटी है कि वो एक तो वहां पे अपरेंटली जो एक आदमी की शक्ल है, उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी चीजें सारी बता देती है कि ये मुस्तहिक है। फिर उसके साथ साथ वो इधर उधर से नॉलेज भी लेते हैं। फिर एक दूसरे को जानते होते हैं लोग, क्योंकि वहीं के लोकल लोगों को अपने साथ मैंने मिलाया हुआ है। कोहिस्तान के लोग हैं तो वहीं के लोग मैंने अपने साथ मिलाए हैं। तलाश के लोग हैं तो वहीं के हैं। हरिपुर के हैं तो वहीं के। वो एक दूसरे को जानते भी हैं, तो उससे मुझे बड़ी सहूलत है। और मेरी तकसीम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये तो नहीं कह सकता ठीक कि है। 100% ठीक होगी, लेकिन आई एम श्योर के मोर देन 95% मेरे इस वक्त तकसीम जो है ऑल वो राइट, ठीक ऑल है। राइट, ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच। सेनेटर तला महमूद समाजी रहनुमा है, अपनी तंजीम भी चला रहे हैं और इस मुश्किल वक्त में अवाम का सहारा बन रहे हैं। तमाम लोगों तक राशन की तकसीम को मुमकिन बनाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँच सके। और यूनियन काउंसिल लेवल पर इन्होंने बाकायदा तौर पर लिस्ट तैयार की हैं और जितनी भी समाजी तंजीमें हैं वो इसी तरह से काम कर रही हैं। और अगर लॉकडाउन प्रोलॉन्ग कर जाता है तो हुकूमती सतह पर तो इकदाम किए जाएंगे, लेकिन जितनी भी समाजी तंजीमें काम कर रही हैं वो भी इस चीज़ को मद्देनजर रख रही हैं कि अगर ये लॉकडाउन में तोसी हो जाती है तो उसके बाद सूरत हाल में किस तरह से निमटना है और लोगों के इमदाद किस तरह से फराहम करनी है। हम उम्मीद करते हैं कि हालात जल्दी बेहतर हो जाएं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस वबा से हमें जल्दी छुटकारा दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।